हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज कल हमने बताया था आपको कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे। तो आगे कंटिन्यू क्लास में स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी दोनों जो है स्पर्म ओवम को बना लेंगे, फिर उसके बाद हम फर्टिलाइज कराएंगे। फर्टिलाइज कराने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट को हम इम्प्लांट कराएंगे यूट्रस में। फिर यूट्रस में इम्प्लांट कराने के बाद वहाँ से उसको डेवलप कराएंगे, कौन से महीने में क्या बनता है वो बताएंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझाएंगे। उसके बाद 9 महीने का पूरा कार्यक्रम बताएंगे। फिर उसका 9 महीने का लेबर कैसे स्टार्ट होता है, लेबर बताएंगे, डिलीवरी बताएंगे। फिर उसके बाद कैसे क्या होता है, तो फिर जैसे डिलीवरी होगी वैसे बधाई होकर आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आगे अभी से ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी भी सो रहे हो जग जाएं। ठीक है, अब अगर अब भी नहीं जागे तो फिर मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत नहीं कर रहे हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हो, देख रहा हूँ कि कोई मतलब कि बस पहुँच गए, वीडियो देख लिए, वैसे 60 में ऐसे खिंचकाएंगे, वो करेंगे, घंटों बिता देंगे, मगर 1 घंटे, आधे घंटे या 40 मिनट का क्लास नहीं देख सकते। फिलहाल जो भी है हमारा वो काम नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, अगर आप हमसे अच्छे से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आप हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे ताकि बच्चे और भी जान पाएँ। आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन और कोई भी जाने आपके माध्यम से, तो वो हमें खुशी होगी कि चलो ठीक है, कोई और बच्चा मुझे जाना। ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो डियर आप ही के लिए ये कर रहा हूँ। तो आप लोग पता नहीं कार्य नहीं कर रहे हो, हाँ, कायदे से अच्छे से नोट्स बनाइए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इससे पहले ही कि ये स्टार्ट होने से पहले जो बीच से देखेगा उसको क्लास बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक क्लास में पूरा पीछे बोल नहीं सकता। जो भी बीच में आएगा वो हम समझाते चलेंगे, लेकिन उसके लिए सही होगा कि वो पीछे चला जाए, मतलब कि ये तो देखे, इसके बाद स्टार्टिंग से देखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं आपको फुर्सत है तो आप नोट्स बना लो, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद लेके बैठ जाना, जब मैं ये चीज बोलूं तो वहां पे पहुंच जाना। पलट सकते हो ना, पन्ने तो पलट सकते हो। ठीक, लेके बैठे रहो। अगर देखो पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कुछ करना चाहते हो, तो नहीं करना चाहते हो तो बस खाली फॉर्मेलिटी। अगर शादी विवाह के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, किसी भी मास्टर से पढ़ लोगे, किसी भी कॉलेज में पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब अगर रियल में अगर कुछ करना चाहते हो, अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो या रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, तो इससे अच्छा और कोई माध्यम आपका नहीं हो सकता, कैरियर नहीं हो सकता। नहीं तो वही शादी विवाह हो जाएगी। अगर गर्ल्स हैं तो शादी विवाह हो जाएगा, तो वही इसी गृहस्थी में अगर खासकर सपोर्टिव परिवार अगर मिल गया, सपोर्टिव परिवार मिल गया तो आगे बढ़ गए, नहीं तो वही दब जाएगा, वहीं रह जाएगा। इसलिए खुद काबिल बनो ताकि परिवार खुद सपोर्ट करे, और नहीं तो आपके अंदर काबिलियत नहीं रही, परिवार भी नहीं सपोर्ट करेगा। माँ बाप कितना भी कर ले, कितना भी अच्छे घर में कर दे, अगर घर वाले अच्छे नहीं मिले तो फिर सबका सब आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना, अपने आप को ऐसा मत बनिए कि दूसरे के सहारे हमें जीना पड़ी है। खुद का वो करिए, खुद टैलेंट अंदर लाइए। कहीं भी अपना नर्सिंग होम खोल सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, टैलेंट है तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अगर कहीं भी जाना, उसके एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, और चाहे कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन करना हो तो इवन एट प्रैक्टिकल वे में बात करते चलूंगा, जो भी प्रैक्टिकली होगा वो भी बात करते चलूंगा। तो डियर शुरुआत करते हैं आज हम गैमेटोजेनेसिस मतलब कि अब यहाँ से शुरुआत होगी एक नए लाइफ का, एक एम्ब्रियो का निर्माण करने जा रहा हूँ। तो इस एम्ब्रियो को बनने के लिए, उस एम्ब्रियो को या एक बेबी को बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, और किसका किसका पार्टिसिपेशन होता है, कौन इसमें भागीदारी होता है, किसका कितना भागीदार होता है, और कहाँ से कौन आता है, स्पर्म कहाँ से आता है, ओवम कहाँ से आता है, सारी चीजें। क्योंकि इससे पहले मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खूब डिटेल में समझा दिया, बता दिया, पढ़ा दिया। ठीक है, जो नोट्स बनाए होंगे तो अच्छे से उनको समझ में आएगा। तो डियर क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा जितना से जितना हो सके। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस में। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, हिंदी में बोले तो युग्मक जनन या ऐसा कुछ होता है, जो भी गैमेटोजेनेसिस। ठीक, इट इज प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन, मेचुरेशन मतलब परिपक्व। ठीक है, इट इज प्रोसेस ऑफ मेचुरेशन ऑफ टू हाईली स्पेशलाइज्ड, कैसे
हाईली क्यों भैया, हाईली स्पेशलाइज्ड क्यों नहीं कहोगे? स्पर्म और ओवम ही तो है एक नए लाइफ की शुरुआत करने वाले, यही दो सेल तो हैं। यही दो सेल अच्छे खासे से अगर मुलाकात हो गया, अच्छे से इम्प्लांटेशन हो गया तो एक नए लाइफ की शुरुआत कर देंगे। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, ऐसे वैसे सेल नहीं है कि नाखून बढ़ा दिए, बाल बढ़ा दिए, ये भी तो सेल है। बाल बढ़ा दिए या कुछ भी कर दिए, ठीक घाव ठीक हो गया, ये नहीं। ये तो एक नए लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिसमें पहला क्या, स्पर्मेटोजून या स्पर्म कहते हैं इन मेल में, जो कि मेल में और किसके द्वारा बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। और दूसरा है ओवम इन फीमेल में, ठीक, बाई oogenesis, ठीक। बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल भी पता है आपको, सबसे लार्जेस्ट सेल भी ओवम ही होता है, ठीक है, ओवम ही होता है। अभी आगे बताएंगे, ठीक, स्पेशल पॉइंट में बताएंगे। तो ये दो सेल हैं, इन दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल के बनने और मेच्योर होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, ठीक। वह प्रक्रिया जिसमें स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन और मेचुरेशन हो, उसे क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब जाहिर सी बात है, स्पर्म मेल में बनेगा और ओवम फीमेल में बनेगा। तो स्पर्म जब मेल में बनेगा तो उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, ओवम अगर फीमेल बनेगा तो उसे oogenesis कहेंगे। क्या, oogenesis, ठीक। द मेच्योर स्पर्म, अब यहां से ये देखिए, द मेच्योर स्पर्म या फिर ओवम बन गया, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म भी बन गया, ओवम और स्पर्म दोनों बन गए और मेच्योर हो गए। और हमने अभी पिछले क्लास में बताया, पिछले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको हमने बताया कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में देखिए ये क्या था, एपिडाइडमिस था, ठीक, ये क्या था, एपिडाइडमिस था। तो हमने कहा था कि स्पर्म यहाँ सोमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, ठीक, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है। ये लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स के अंदर सोमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और स्पर्म यहीं पे बनते हैं। स्पर्म बहुत नाजुक बनते हैं, यहाँ नाजुक ऐसे स्पर्म बनते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, सारे स्पर्म आके एपिडाइडमिस में यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक, स्टोर होते हैं, मेच्योर होते हैं, ठीक, स्टोर होते हैं और मेच्योर होते हैं यहाँ पे, ठीक। कहाँ पे, ये क्या है, ये अभी कल ही हमने बताया था कि कॉमा शब्द का क्या होता है, ये एपिडाइडमिस, ठीक, एपिडाइडमिस है, जहां पे स्पर्म बनने के बाद फॉर्मेशन यहाँ होता है और मेच्योर और स्टोर यहाँ होता है, ठीक। तो हमने कहा था कि एक स्पर्म को बनने के लिए, सिर्फ एक स्पर्म को बनने के लिए 65 से 70 दिन लगते हैं या 65 से 75 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग पॉइंट है, अभी देखिए मैं आगे बताते चलूंगा, ठीक। मैं जाहिर से देखिए डियर, सारी चीजें बोर्ड पे उतार नहीं सकते, लेकिन सुनते रहेंगे आप सुनते रहेंगे, तो सुन के आप उसको नोट करिए। जैसे मैंने अभी को बोल दिया कि एक स्पर्म को बनने के लिए, अभी मैं बोलता भी आता, कुछ चीजें हैं लिखता नहीं हूँ, बोल भी देता हूँ, जरूरी जो समझता हूँ वही लिखता हूँ, बाकी बोल दे रहा हूँ। तो आप क्लास को समझिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए, ठीक है। द मेच्योर स्पर्म आर ओवम इज कॉल्ड गैमेट। अब स्पर्म जो बन गया और ओवम जो बन गया, उसे क्या कहेंगे, गैमेट, ठीक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब दोनों स्पर्म और ओवम के मिलने के लिए, ठीक, इधर से देखिए ये ओवम हो गया और ये स्पर्म हो गया, ठीक है, ये स्पर्म, इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या एक नया सेल बनेगा, वो क्या हो जाएगा, जाइगोट, ठीक, क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो वही कह रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या फिर यूनाइट ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक। अब इसमें अब हम एक एक करके बात करते हैं कि oogenesis फीमेल में कैसे होता है, यानी कि ये कह लीजिए कि स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन फीमेल में कैसे होता है, ठीक है। तो उसको हम अभी बताएंगे आपको। अब इसमें पहला बात कर रहे हैं, देखिए oogenesis। पहले देखिए डियर, देखिए अभी जो मैं लिखवा रहा हूं इसको कॉपी में अभी जस्ट पहले इसलिए नोट कर लीजिए, नोट करके कॉपी में नोट करके ऐसे सामने रख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं पूरा इसमें व्हाइट बोर्ड में फिगर बनाऊंगा, पूरे प्रोसेस का फिगर बनाऊंगा, उससे मैच कराना और देखना, ठीक है। oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ओवम बनता है इन फीमेल ओवरी में, कहा,
फीमेल के ओवरी में इस जो ओवम बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis इज कॉल्ड oogenesis। इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 फेजेस, और ये कंप्लीट कितने फेज में होता है, 3 फेज में कंप्लीट होता है। 3 फेज में पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मेचुरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में प्राइमरी फॉलिकल्स जो बनते हैं उसमें oogoनियम होते हैं, oogoनियम उसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 से 2 बनते हैं, 1 से 2 1 से 2 ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया। फिर उसके बाद उसमें से लाखों ऐसे बन जाते हैं, लाखों oogoनियम बन जाते हैं, लाखों oogoनियम बन जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही डेवलप करता है, सिर्फ एक ही डेवलप करता है। और वही जब डेवलप करने लगता है तो उसे ग्रोथ फेज कहते हैं। और ग्रोथ करने के बाद जैसे ही सेकेंडरी ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो उसे क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज। ठीक, देखिए मैच्योरेशन फेज, ये तीनों फेज है। अभी मैं तीनों फेज को अच्छे से समझाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे मैं बताता हूं, इसके आगे कुछ और पॉइंट है, लिख लीजिए, उसके बाद फिर समझ आएगा, मैं फिगर बनाऊंगा इसके बाद, तो इसको नोट कर लीजिए डियर। तो देखिए डियर, अगला इसी का पॉइंट, अगले पॉइंट में बात कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, यानी जो oogenesis हम बात कर रहे हैं, oogenesis यानी ओवम के जो बनने की प्रक्रिया है, ओवम जो बनने की प्रक्रिया है, स्टार्ट कब से होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। सोचिए जरा, स्टार्ट कब होती है, स्टार्ट कब होती है, द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट कब से हो जाता है, जब फर्टिलाइज यानी कि जब प्रेगनेंसी के कंसीव होने के 3 महीने बाद से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी, ध्यान दीजिएगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने के 3 महीने बाद से ही क्या हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फर्स्ट 3 मंथ यानी फर्स्ट 3 मंथ यानी 12 सप्ताह या इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही क्या हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। oogenesis स्टार्ट हो जाता है ऑफ फीमेल एम्ब्रियोनिक लाइफ विथ डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, यानी कि ये कह लीजिए कि 3 महीने के बाद से ही ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगला देखिए, ईच फॉलिकल कंटेन अबाउट 7 मिलियन, कितना, 7 मिलियन oogoनियम, 7 मिलियन oogoनियम, या फिर प्राइमोडियल फॉलिकल। हमने ओवरी पढ़ा रहे थे तो खूब अच्छे से बताए थे, ओवरी में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, देखिए ये ओवरी जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि यहाँ से देखिए ये छोटे छोटे प्राइमोडियल, क्या प्राइमोडियल फॉलिकल या इसी को oogoनियम क्या कहते हैं, oogoनियम बनता है। उसके बाद फिर क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल, फिर इसका सेकेंडरी, उसके बाद इसमें सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और इधर से ओवुलेशन हो जाएगा। तो ये हमने बताया था, यहाँ पे ओवरी हम अच्छे से पढ़ा रहे थे तो उसमें जो हमने बताया था कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो बनता है उसी को oogoनियम कहते हैं। प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद आता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल को oogoनियम कहते हैं, विच डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो बनता है उसके प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बनता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक, प्राइमरी oocyte बनता है कहाँ पे, देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये आप ये प्राइमरी फॉलिकल है और इसके अंदर जो है प्राइमरी oocyte बन रहा है, इसके अंदर प्राइमरी oocyte बन रहा है, देखिए प्राइमरी oocyte इसके अंदर बन रहा है। ठीक, प्राइमरी, अब जब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, फिर उसके बाद मैच्योर ओवम हो जाएगा तो ओवुलेशन हो जाएगा, निकल जाएगा 14 डे तक। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि ईच, पहली बात तो स्टार्ट oogenesis कब से होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, 3 महीने से 12 सप्ताह बाद से प्रेगनेंसी के बाद। ठीक, तब से स्टार्ट हो जाता है ओवरियन मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ फीमेल बेबी अगर है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के 3रे महीने से, यानी कि प्रेगनेंसी के 3रे महीने से ही बनना oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और उसके द्वारा बनता क्या है, पहले क्या बनता है, ओवेरियन फॉलिकल बनता है। ओवेरियन फॉलिकल में
क्या बनते हैं, 7 मिलियन oogonia बनते हैं। और इस oogonia में से पहला पहला क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, जो कि देखिए अब धीरे धीरे देखिए अमाउंट भी घट रहा है, अमाउंट भी घट रहा है। ओवेरियन फॉलिकल का हमने बताया था कि जब बेबी बर्थ नहीं ले रहे थे उससे पहले ही लगभग मिलियंस ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, मिलियंस। और धीरे 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 आते मतलब फीमेल बेबी को पैदा होने के बाद प्यूबर्टी 10 साल तक आते आते बचते कितना है, 60,000 से 40,000, 60,000 से 40,000 बचते हैं। और उसमें भी कुछ एट्रेसियम चले जाते हैं टोटल एम्ब्रियोनिक लाइफ में। टोटल एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी 12 साल जब प्यूबर्टी आया और मेनोपॉज तक यानी 50 से 55 की उम्र में जो मेनोपॉज है, इतने के बीच में लगभग 413 ओवम ही बनते हैं एक महिला में, 413 ओवम। अब सोच लीजिए 413 ओवम बनते हैं, हर महीने एक बनता होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। मिनिमम एक ऑप्टिमम 50 साल मान लेना, 50 साल महिला का रिप्रोडक्टिव लाइफ मान लेना, 50 साल। अगर वो 70 साल जिंदा है तो, अगर वो 70, क्योंकि 10 इधर काट दो 10 उधर काट दो, ठीक, 10 इधर काट देंगे 10 इधर तो बचेगा 50 ही। तो 50 में से हर महीने एक ओवम तैयार होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेना, लगभग 400 से 413 ओवम आएंगे, ठीक। यानी अब सोच लीजिए कि पहले कितना बना फॉलिकल, मिलियंस फॉलिकल्स में से लगभग 7 मिलियन oogonia बने, 7 मिलियन में से फिर और भी खत्म हो गए, तो प्राइमरी oocyte उसमें से कितना बना, लगभग 3 मिलियन। अब सोचिए एकाएक कम हुआ, 7 से 3 मिलियन पहुंच गया, उससे 7 मिलियन oogonia से प्राइमरी oocyte 3 मिलियन बना बाई माइटोसिस। किसके oogonia में कौन सा डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, तो प्राइमरी oocyte हुआ। देखिए ये oogonia है, oogonia में माइटोसिस हुआ, क्या, माइटोसिस। ध्यान दीजिए दो डिवीजन हमने बताया था, दो डिवीजन, दो विभाजन हमने बताया था, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक। मियोसिस में 2 सेल बनता है और माइटोसिस में 2 सेल बनता है, मियोसिस में 4 बनता है। माइटोसिस में डीएनए चेंज, क्रोमोसोमल चेंज नहीं होते हैं, जैसे जो सेल मदर में होगा वही। देखिए जैसे मान लीजिए ये माइटोसिस है, ये माइटोसिस हो रहा है, ये माइटोसिस हो रहा है, 1 से 2 सेल बन रहा है, 1 से 2 सेल। इसका क्रोमोसोमल 2n था तो इसका भी 2n होगा, इसका भी 2n होगा। ध्यान दीजिए माइटोसिस में कम नहीं होते हैं क्रोमोसोम, कम नहीं होते, हाफ नहीं होते, रिड्यूज नहीं होते, क्रोमोसोम रिड्यूज नहीं होते हैं, क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जो मदर सेल में होंगे वही डॉटर सेल में होंगे जब माइटोसिस होगा। लेकिन अगर मियोसिस हो, अगर मियोसिस हो जाए, देखिए मियोसिस हो जाए तो मियोसिस से कितने बनेंगे, मियोसिस से देखिए, मियोसिस से 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक। और मदर सेल का 2n होगा, तो इसका n होगा, इसका n होगा, इसका n होगा। यानी ये डिप्लॉयड, क्या डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, ठीक। ये डॉटर सेल में यानी आधा हो गया, 2n से आधा हो गया। तो मियोसिस में हमेशा क्रोमोसोमल अमाउंट घटता है, क्रोमोसोमल अमाउंट घटता है, माइटोसिस में क्रोमोसोमल अमाउंट नहीं घटता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए माइटोसिस हर जगह बॉडी की हर मैक्सिमम डिवीजन माइटोसिस होता है। और मियोसिस जो है, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है तभी होता है। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन पूछ देता है कि मियोसिस कहाँ होता है, तो जर्मिनल इपिथेलियम में। सबसे पहला क्वेश्चन, मियोसिस कहाँ होता है, जर्मिनल इपिथेलियम में। उसके बाद इसमें क्रोमोसोमल का अमाउंट किसमें घट जाता है, माइटोसिस में कि मियोसिस में, तो मियोसिस में। मियोसिस कहिए या मियोटिक कहिए, एक ही बात है, मीनिंग फर्क है, ठीक है, बाकी सेम है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये मियोसिस है, मियोसिस। मियोसिस में 4 बनते हैं, माइटोसिस में 2 बनते हैं। मैक्सिमम मोस्ट कॉमन सेल डिवीजन यही होता है। लेकिन ये जब स्पर्म या जाइगोट या गैमीट बनाना होता है, जब गैमीट बनाना होता है तब मियोसिस होता है। अब गैमीट में जैसे स्पर्म बनाना हुआ या ओवम बनाना हुआ तो फिर क्या बना, तब वहां पे मियोसिस होता है। मियोसिस में 4 सेल बनते हैं और माइटोसिस में 2 सेल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 7 मिलियन में क्या हुआ, 7 मिलियन में माइटोसिस हुआ। तो अब सोचिए कि 7, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 मिलियन में माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस से 2 बन रहे हैं, तब तो दुगना हो जाना चाहिए,
दुगना होना चाहिए, 7 गुना 14 मिलियन होना चाहिए, लेकिन बच कितना रहा है, अबाउट 3 मिलियन। तो आपको बता दूं कि इसमें से बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे झेल नहीं पाते, बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं। तो वो झेलते झेलते एसिडिक इन्वायरमेंट को नहीं झेल पाते, वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो बचते बचाते 3 से 5 या 5 से 3 मिलियन बचते हैं, और वो भी माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं, कंटेनिंग 46 क्रोमोजोम। देखिए प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोजोम है, क्यों? क्योंकि माइटोसिस हुआ, हमने कहा कि 2n है तो 2n, यहाँ 46 है तो इसमें भी 46 होगा, इसमें भी 46 होगा, क्योंकि ऊगोनियम में 46 था, 46 था तो प्राइमरी oocyte में भी 46 है, क्योंकि डिवीजन क्या हुआ, भले भले डिवीजन हुआ, लेकिन डिवीजन माइटोसिस हुआ जिसमें कि क्रोमोजोमल अमाउंट चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि द प्राइमरी oocyte, जो ये प्राइमरी oocyte बना है, अंडरगोज, अब आप आगे क्या होगा, अब इसमें प्राइमरी oocyte में अब मियोटिक होगा जिससे 4 सेल बनेगा। अब क्या होगा, मियोटिक होगा जिससे 4 सेल बनेगा, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि इसमें से किस सेल में मियोटिक डिवीजन होता है। आपको दे दिया पहला ऑप्शन ऊगोनियम, दूसरा प्राइमरी oocyte, तीसरा सेकेंडरी oocyte, चौथा दे दिया कि स्पर्म, अरे सॉरी ओवम दे दिया। अब बताइए किसमें मियोसिस होगा, तो प्राइमरी oocyte में। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा। तो प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte से 4 बनेंगे। तो इसमें से देखिए हर एक सेल से क्या बनेगा, एक सेकेंडरी सॉरी हर एक प्राइमरी oocyte से मियोटिक डिवीजन होगा, तो उससे एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, यानी कि 2 सेल बने, 4 सेल बनने, 4 पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, पोलर बॉडी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये प्रक्रिया है, अभी मैं फिगर से माध्यम समझाऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। इसमें से एक दो पॉइंट और मैं बात कर ले रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो डियर देखिए, अगला देखिए, देयर आर 2 मिलियंस। अब हमने कहा सेकेंडरी oocyte 7 मिलियन प्राइमरी oocyte बना था, 7 मिलियन से 3 मिलियन बना, 7 मिलियन फॉलिकल बने थे, उससे 3 मिलियन बने, 3 मिलियन के बाद 2 मिलियन सेकेंडरी oocyte इन ईच ओवरी। देयर आर 2 मिलियन सेकेंडरी oocyte इन ईच ओवरी एट बर्थ। अब पते की बात सुनो, अभी तक कितना था, 3 मिलियन तक प्राइमरी oocyte तक का, प्राइमरी oocyte तक बेबी अभी यूट्रस में ही थी, बेबी अभी यूट्रस में ही थी, वो भी 9 महीने की हो गई, 8 या 9 महीने की हो गई। तो 8 महीने की हो गई या 9 महीने की हो गई, तब तक जो है सेकेंडरी oocyte सिर्फ कितना बचा, 2 मिलियन, ठीक, 2 मिलियन सेकेंडरी oocyte बचे, ठीक। अब ये 2 मिलियन लेके पैदा हुई, बेबी क्या हुई, ईच ओवरी में, यानी 2 मिलियन इस ओवरी में, 2 मिलियन इस ओवरी में। जैसे देखिए ये, तो मैं आपको बता दूं कि ये ओवरी है, एक ओवरी, तो इस ओवरी में भी, इस ओवरी में जब बेबी डिलीवर हुई, पैदा हुई, ठीक, पैदा हुई तो 2 मिलियन इसमें, 2 मिलियन इसमें, क्या, सेकेंडरी oocyte लेके पैदा हुई, लेके पैदा हुई, ठीक, एट बर्थ। बट लेकिन ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जब पैदा होने के बाद एट्रेसिया एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल अपने आप नेचुरली एकदम खत्म होती चली जाती है, डीजनरेट होती हैं नेचुरली, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, नेचुरली क्या होती हैं, एट्रेसिया की तरफ होती चली, उनकी सिकुड़ती चली जाएंगे, ऐसे छोटी होती चली जाएंगे, मतलब कि बहुत सारे। ड्यू टू एट्रेसिया ओनली 40 to 60 लाख। अब सोचिए कि जो फीमेल बेबी पैदा हुई थी, कितना, 2 मिलियन सेकेंडरी oocyte लेके, 2 मिलियन सेकेंडरी oocyte लेके पैदा हुई थी, लेकिन जाते जाते प्यूबर्टी के टाइम पे, एट प्यूबर्टी के टाइम पे बचा कितना, 40 से 60,000, 40 से 60,000 सिर्फ बचे सेकेंडरी oocyte, 40 से 60,000 सेकेंडरी oocyte बचे। और ये
मिलियन कम कैसे हुए? एट्रेसिया की वजह से। ये नेचुरली सेल एकदम सिकुड़ती चली गई, मतलब जो सेकेंडरी oocyte थे कुछ खत्म होते गए, जो मजबूत थे, जो प्रभावी थे वो जिंदा रहे, जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो चले गए। ठीक है। अब उसके बाद इसमें से भी कह रहा है जो 40 से 60 हजार बने हैं, 40 से 60 हजार कब? जब 10 साल 12 साल की हो गई फीमेल बेबी, प्यूबर्टी आ गई, तब इतने बचे। तो उसमें से भी अब देखिए, एमंग दीज, यानी इनमें से एमंग दीज 40 to 60,000 ओनली 400 to 413, 400 से 413 सेकेंडरी oocyte, 400 से 413 सेकेंडरी oocyte मेच्योर हो रही हैं और ओवुलेट हो रही हैं ड्यूरिंग, कब तक? ड्यूरिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि जब से तक, अब प्यूबर्टी के बाद जब से तक 50 साल तक, जब से तक मेनोपॉज नहीं होगा, तब से तक लगभग 400 से 413 ओवम खाली ओवुलेट होंगे। बाकी और सब सोचिए, सिर्फ इतने ही ओवुलेट होके बाहर निकलेंगे, और इसमें से भी न जाने कौन सी ओवम की तकदीर अच्छी रही कि इंटरकोर्स उस दौरान हो गया, वो बाहर टहल रहा है। ठीक है, बाहर टहल रहा है या टहल रही है, जो भी है, लेकिन 400 बनते हैं पूरे लाइफ साइकिल में। ठीक है, 12 साल की उम्र के बाद से लेके, या 10 साल की उम्र के प्यूबर्टी के बाद से लेके मेनोपॉज के बिटवीन, इस बीच के दौरान जो 40-45 साल या 50 साल जो भी रिप्रोडक्टिव लाइफ रही, उस दौरान ओवुलेशन के द्वारा, यानी कि अब ये कह लीजिए कि हर मेंस्ट्रुअल पीरियड में एक ओवम निकल रहा है, तो 400 से 413 ओवम बनेंगे, और इस 400 से 413 ओवम में न जाने कौन से ओवम बाहर टहल रहा होगा, ये तो भगवान ही जानेंगे। ठीक है, तो ये मेच्योर एंड ओवुलेट ड्यूरिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब देखिए, पहला हमने मियोसिस कब बोला था? पहला हमने मियोसिस कब बोला था? जब 3 महीने की स्टार्ट हुई थी, तभी मियोसिस, प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस बन गया था, मियोसिस। अब देखिए दूसरा मियोटिक डिवीजन, दूसरा मियोटिक डिवीजन क्या हुआ? बिगिन, यानी स्टार्ट हुआ कब? एट ओवुलेशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में 14वें दिन जैसे ओवुलेशन होता है, तब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है, पता है ना, तब स्टार्ट होता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। ये सब क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन बोल रहा हूँ डियर। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होता है? एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, आंसर यही होगा, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ठीक, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन स्टार्ट होता है। अगर स्टार्ट ओवुलेशन को हो रहा है तो एंड कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक, स्टार्ट एट ओवुलेशन एंड एंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी स्टार्ट ओवुलेशन से लेके और एंड कब होगा? मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कब हो जाता है? ओवुलेशन के टाइम पे, और एंड कब होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, विथ फॉर्मेशन ऑफ, फिर अब एक oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर हैप्लॉइड ओवम, मेच्योर हैप्लॉइड ओवम एंड वन पोलर बॉडी। अब यहाँ हैप्लॉइड की बात कर दिया ना, अब n हो गया। ठीक, अभी तक सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जितना हुआ वहां n ही होगा। सेकेंडरी oocyte देखिए, यहाँ पर भी n होगा, प्राइमरी oocyte देखिए, वहां पर भी n ही होगा, क्योंकि मियोटिक डिवीजन से जो भी सेल बनेगा उसका क्रोमोसोम का अमाउंट घट जाएगा, इतना मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, तो ये रहा, मतलब कि सफर स्टार्ट हुआ था लगभग 7 मिलियन से, 7 मिलियन से आया 3 मिलियन, 3 मिलियन से आया 2 मिलियन, 2 मिलियन से आया 40 से 60 हजार, 40 से 60 हजार से आया 400 से 1300, 400 से 1300 में से उसमें से 2-4 बाहर टहल रहे हों, बाकी तो सब चले गए। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ डियर, इसको लिख लीजिएगा। अब तब कॉपी बगल में रख के और इस फिगर को देखते रहिएगा और उससे मिलाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्डवा जो है ना वो बहुत छोटा है, स्मार्ट बोर्डवा, इस वजह से हम इस पे दोनों एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, तो इतना तो कोऑपरेट कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए डियर, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जो अभी हमने पीछे लिखवाया, ठीक, वो सब वो थी, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोसेस में एक उसमें लिख रहा हूँ, तो आई थिंक दिख रहा होगा। तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा तो अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, अब इसको बड़ा तो कर सकते नहीं, फिलहाल बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो दिख रहा होगा, झूठ मत बोलिए। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए देखिए, देखिए हम इसको डिवाइड किए हैं, ये फेजेज हैं, पहले समझ लीजिए मेरा जो ग्राफ, ये फेजेज हैं, यानी इसमें पूरा oogenesis, ये प्रोसेस क्या है? oogenesis है। इसमें कौन कौन से फेज आते हैं? ये फेजेज हैं। ठीक,
क्रोमोजोम नंबर नहीं लिखे, लिख दे इसको। क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे 46 प्राइमरी oocyte 46, यहाँ पे आ जाएगा 22 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर इसमें क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स। ठीक, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएगा, ये क्या महाराज हो गया जाइगोट, तो इसमें क्या हो जाएगा 46 यानी 2n। ठीक, अब जो भी हो, मदर तो बेचारी सिर्फ यही दे सकती है। अब यहाँ ये जो है कि चाचा जो लेके आए होंगे, ये पता नहीं इनका वाई था कि एक्स था, अब जो भी होगा परिणाम यही होगा। ठीक, अगर वाई लेके आए होंगे तो लायक होंगे, और अगर यक्स लेके आए होंगे तो दुर्गा मैया की जय हो, वो होंगे। ठीक है, लक्ष्मी आएंगी, ठीक, देवी मैया आएंगी जब ये यक्स लेके आएंगे। ठीक, ये कौन है देख रहे हैं ना, हाँ ये पापा और ये मम्मी। तो पापा अगर यक्स लेके आएंगे तो यहाँ दुर्गा देवी, और अगर वाई लेके आएंगे तो यहाँ लायक आएंगे, देवता। ठीक है, तो फिलहाल ये चलिए आगे, ये क्रोमोजोम नंबर हमने दिखाया है। ठीक, कि किस स्टेज में क्या क्या होता है, हर एक जगह क्वेश्चन है डियर, हर एक जगह क्वेश्चन है। ठीक, हर एक जगह पूछ लिया कि यूगोनियम में क्रोमोजोम का अमाउंट क्या होता है, या हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो क्या बोलेंगे डिप्लॉइड, 2n है, डिप्लॉइड होगा और क्रोमोजोम नंबर 46। और यहाँ पर भी डिप्लॉइड होगा, क्रोमोजोम नंबर 46। यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, यहाँ पे 22 बता देंगे, 22, फिर यहाँ पे 22 प्लस एक्स। ठीक, यानी 23 कह सकते हैं। ठीक, इसको 23 कह सकते हैं, इसको 23 कह सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद टाइप ऑफ सेल में हमने बताया, ये उगुन टाइप ऑफ जर्म सेल, जर्म सेल, ये सभी प्रक्रियाएं देखिए मैं अभी बता रहा हूँ कहाँ कौन प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी जो हमने लिखवा है टाइप ऑफ जर्म सेल में, ये ऊगोनियम है, ये क्या है ऊगोनियम है, ये प्राइमरी oocyte है और ये सेकेंडरी oocyte है। ये क्या है सेकेंडरी oocyte है, और सेकेंडरी oocyte से ओवुलेशन हुआ, मेच्योर ओवम निकला। ठीक है, और जैसे ओवम निकला ओवुलेशन हुआ, यहाँ से ये प्राइमरी oocyte से जैसे सेकेंडरी oocyte यानी ओवम ऐसे निकला, ओवुलेशन इधर देखिए, मियोसिस फर्स्ट के बाद ओवुलेशन जैसे हुआ, स्पर्म पहुंचा, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए इस मेल का न्यूक्लियस इसमें आके यहाँ पे आके पूंछ वूछ कट कर गया, बाहर निकल गया, तो ये न्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस है और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है। अभी भी ये दोनों मिले नहीं है, ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ही ठहर रहा है, ओवम के साइटोप्लाज्म। तो ये जो है कि इसी को कैपेसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कैपेसिटेशन, जो अभी हमने अभी शायद लिखवाया नहीं लिखवाया, आगे लिखवाएंगे। ठीक है, कैपेसिटेशन इसी को बोलते हैं। डिकैपेसिटेशन होता क्या है, a natural process of meeting male pronucleus to the female pronucleus is called capacitation। ठीक, आगे भी लिखवा देंगे। तो ये मिल रहा है, उसके बाद मिलने के बाद क्या बन गया जाइगोट बन गया। ठीक, तो ये है। उसके बाद टाइप ऑफ डिवीजन में हमने ये दिखाया, पहले माइटोसिस हुआ तो देखिए 2 बन गया। तो ऐसा ही न जाने हमने कहा था कितने कितने बन जाएंगे, जब देखिए फीमेल में भी अभी अनबॉर्न है, यानी अभी पैदा नहीं हुई है। देखिए अनबॉर्न है, ये अनबॉर्न में हो रहा है, अभी पैदा नहीं हुई, यानी कितना होगा कितना होगा लगभग लगभग 3 से 4 मिलियन होंगे, 3 से 4 मिलियन होंगे, अभी पैदा नहीं है। फिर जैसे ही पैदा होगी तो उस टाइम कितना रहेगा आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक, पैदा होगी, ठीक, इसके जस्ट बाद अनबॉर्न, यानी इसके जस्ट बाद जैसे प्राइमरी हमने कितना बताया था, प्राइमरी oocyte 2 मिलियन, 2 मिलियन प्राइमरी oocyte लेके पैदा हो गई। अब पैदा होने से मेच्योर होने तक देखिए हमने कहा अकर आफ्टर प्यूबर्टी इन ईच साइकिल, यानी प्राइमरी oocyte बन गया है, प्राइमरी oocyte 2 मिलियन, हमने कितना बताया था लगभग सॉरी 40 से 60 लाख, 40 से 60 लाख, देखिए 40 से 60 लाख। ठीक, लाख की स्पेलिंग है लाख, LKH, ठीक लाख। ठीक, 40 से 60 लाख बना। अब 40 से 60 में से क्या हुआ कि एक एक करके स्पर्म, और बाकी तो अट्रेसिया में भी जाएंगे और एक एक करके निकलेंगे, अकर्स एड आफ्टर प्यूबर्टी। अब 40 से 60 लाख पैदा हुई लेके, तो प्यूबर्टी के टाइम पे इतना रह गया, 2 मिलियन पैदा हुई लेके, तो इतना रह गया क्या प्राइमरी oocyte 40 से 60 लाख रह गया। पीछे कहाँ पे कपिया रख लेना, जो कपिया अभी इससे पहले हम लिखवाए उसको लिख के रख लेना, और नहीं वैसे नोट्स नहीं बनाओगे तो ऐसे पीछे हम पीछे नहीं जाएंगे, कैसे स्लाइड कर देंगे ऐसे पीछे चला जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए बता रहा था, इससे पहले कहा कि लिख लो, लिख के सामने रख लीजिए, उसके बाद फिर समझिए। 40 से 60 लाख लेके पैदा हुई, उसके बाद जब मेच्योर हुई प्यूबर्टी के टाइम पे, देखिए प्यूबर्टी के टाइम मेच्योर हुआ तो इसमें 400 से पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में जो है कि 4 से 413 पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक एक ओवम निकलेगा। तो वो सब तो बात की बात है। देखिए जैसे 40 से 60 लाख प्राइमरी oocyte बनाते, एक एक प्राइमरी oocyte हर महीने निकलेगा, हर महीने ईच साइकिल में निकलेगा। और यहाँ अगर बाय द वे इंटरकोर्स हुआ तो स्पर्म आएगा, नहीं आएगा तो वो चला जाएगा, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑलरेडी हम बता दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन देखिए यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के बाद हमने बताया था एक पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये क्या है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी खुद स्वयं दो पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाती है, और ये पोलर बॉडी क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक, ये सेकेंड पोलर बॉडी, तो ये बन रहा है, ये इनका कुछ मतलब नहीं, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक, पोलर बॉडी बचता है यही सब। तो देखिए ओवम यहाँ पे आया, स्पर्म अभी मियोसिस फर्स्ट के बाद ही क्या होता है, हमने कब कहा, ओवुलेशन के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ओवुलेशन के बाद जैसे ही मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो जाता है, इंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंड हो गया मियोसिस सेकंड, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन गया, ये जायगोट, ये मेल प्रोन्यूक्लियस मिलके ये जायगोट बना लिए। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सब सारी प्रक्रिया हो कहाँ रही हैं, ओवरी और यूट्रस में, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में। अभी यूट्रस में नहीं गया है, ये तो अब जाएगा, जायगोट बन गया है तो अब जायगोट ये जाएगा, 5 से 6 दिन लगेगा यूट्रस में पहुंचने में, लगेगा। तो वहां पे देखिए एक मैं फिगर बना के बता दे रहा हूँ, इतना यूट्रस बनाया हूँ, इतना फैलोपियन ट्यूब बनाया हूँ कि यकीन नहीं आएगा कि जैसे अगर सही में बना होता तो। ठीक, ये ओवरी, ठीक, ओवरी में ये यहाँ तक तामझाम चलता रहा। ठीक, यहाँ तक ओवरी में चलता रहा। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो यहाँ हुआ है ना, यहाँ पे ये स्पर्म आया और यहाँ पे ओवम भी आया। ठीक, यहाँ पे ओवम आया तो मियोसिस सेकंड इंड हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मियोसिस सेकंड इंड हो गया। अब ये जायगोट बन जाएगा, तो जायगोट बनने के बाद फिर से ये वापस आएगा और कहाँ पे आएगा, इंडोमेट्रियम में, यहाँ इम्प्लांट होने के लिए। ठीक, यहाँ पे जायगोट क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा यहाँ से आने में। और इतना इसमें से कितना समय लगता है इसको आने में, तो 1 वीक, 6 से 7 डेज लग जाते हैं, इसमें इम्प्लांट आके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, तो अब इसके ये तो हमने oogenesis बताया कि oogenesis में ये ओवम बन गया। ठीक, ओवम बनने के बाद ये क्या क्या प्रक्रिया है। अब हम एक ओवम बना ना, एक ओवम मेच्योर ओवम बना, उस ओवम का स्ट्रक्चर तो जान ले, नहीं आगे फर्टिलाइजेशन में नहीं पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे, ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, स्पर्म पेनिट्रेट कैसे करता है ओवम को, कैसे अपनी हेड को घुसाता है उसमें ओवम में। ठीक, और टेल कैसे टूटता है, ये सब समझ में नहीं आएगा जब हम फर्टिलाइजेशन बताएंगे। और ये तब समझ में आएगा जब मेच्योर ओवम का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, खूब अच्छा सा प्यारा सा मेच्योर ओवम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसके जस्ट बाद। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, स्पर्म बना लेंगे, ओवम बना लेंगे, उसके बाद स्पर्म बनाएंगे, स्पर्म बनाने के बाद तब फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, तो देखिए डियर, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें तो इसमें देखिएगा सुंदर से बनाए हैं, कलरफुल बनाए हैं, कोशिश किए हैं कि समझ में आ जाए। ठीक, उसके बावजूद नहीं समझ में आए तो पर्सनली ऑफलाइन क्लास कर ले, या फिर जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ ले। ठीक है, तो और आशा करता हूँ कि समझ में आ ही जाएगा। ठीक, अगला देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें, इट इज लार्जेस्ट सेल। क्या कभी कभी इसी पे क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट बोले तो न्यूरॉन्स। ठीक, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी तो क्या कहेंगे, ओवम। ठीक, क्या
ओवम, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। ठीक, बॉडी सीन विथ नेकेड आई, इसको हम खुली आंख से देख सकते हैं, बढ़िया से इसे हाथ पे लेके देख सकते हैं। ठीक, साइज इसकी बात करें तो 130 माइक्रोमीटर। ठीक, उसके बाद कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, क्रोमोजोम है। देखिए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और या गुणसूत्र, गुणसूत्र यानी तो क्रोमोजोम, देखिए इसमें है क्रोमोजोम ढेर सारे। ठीक, उसके बाद अगला कह रहा है सराउंडेड बाय एन इनर सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। देखिए इनर सबसे अंदर वाली ब्लैक वाली लेयर, देखिए ये इसको क्या कहेंगे, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक, जो भी पढ़ लीजिए, वाइटेलाइन चाहे विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये सबसे इनर, ये क्या है, इनर है, इनर है। उसके बाद देखिए आउटर ट्रांसपेरेंट म्यूकोप्रोटीनेशियस, कैसा है, म्यूकोप्रोटीनेशियस यानी म्यूकस की तरह चिपचिपा, और प्रोटीन का एक लेयर होता है, एक इन्वेलप होता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। देखिए ये है जोना पेलुसिडा। ठीक, ये ब्लू वाला जो मोटा वाला बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये म्यूकस का बना है और प्रोटीनेशियस है, एनवेलप होता है, तो इसे क्या कहेंगे, जोना पेलिसिडा। अब इन दोनों जोना पेलिसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो रेड कलर से डॉट डॉट बनाए हैं, ये क्या है, पेरीविटेलाइन स्पेस, यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट बाद और जोना पेलिसिडा के पहले ये जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स। ठीक, यहाँ पे लेयर्स लिख लीजिएगा, लेयर्स, अ स्पेस इज प्रेजेंट कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक, अगला कह रहा है आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ये ग्रीन कलर से जो हमने ये सेल छितरे बितरे जो है तितर बितर बनाए हैं, ये क्या है, जोना कोरोना रेडिएटा। ठीक, ये कोरोना रेडिएटा, और इसका काम क्या है, ये क्यों है, ये बाहरी के इन्वायरमेंट, एसिडिक मीडियम या जैसा भी हो खराब इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट भी करता है, और इसको पूरे ओवम को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, यानी नरिशमेंट का कार्य करता है। नरिश द ओवम को न्यूट्रिशन यानी खाना पानी दाना जो भी है वो प्रोवाइड कराता है, बाहर से ले जाके देता है। तो ये ऑल ओवर आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हो गया। अब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis हुआ, oogenesis में ओवम बना, तो ओवम का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देख लिए। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस करा के स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, बड़ा वाला, खूब बड़ा वाला स्पर्म ऐसे बनाएंगे, उसमें से क्या क्या होता है उसको दिखाएंगे, क्योंकि स्पर्म को आंख से नहीं दिख सकते लेकिन इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्पर्म बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम ये हो गया, और इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटावे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए डियर, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स। क्या, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोजोआ। ठीक, फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्या, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। और ये जर्म सेल कहाँ होती हैं, जब हम टेस्टिस पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था लोब्यूल के अंदर सोमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए मेच्योर स्पर्म सेल, यानी एक मेच्योर स्पर्म सेल, एक मेच्योर स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है, लगभग 65 to 75 डेज लगते हैं, लगभग 65 से 75 दिन लगते हैं सिर्फ एक स्पर्म सेल को बनने के लिए। अब इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि 75 दिन लगते हैं तो कितना बनता ही होगा, नहीं, ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी इसको नोट कर लीजिए, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, एक रोचक बता रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, तब समझ में आएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए डियर, अब मैं स्पर्म के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ
उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, उसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड वो दिखा दूंगा जैसे oogenesis में कहा था। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे समझिए, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक टेस्टिस हमने बनाया है। ठीक, शुरू से समझिए, ध्यान से देखिएगा। और टेस्टिस में मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ये क्या है, लोब्यूल्स हैं, ये सारे लोब्यूल्स हैं, ये सारे लोब्यूल्स हैं। और लोब्यूल्स के अंदर की जो लेयर है वो क्या है, वो लेयर का ये कवरिंग है, वो सोमनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ऐसे ही लोब्यूल के एक हमने बाहर निकाला है, देखिए इधर भी लोब्यूल, इधर एक लोब्यूल को हमने दिखाया कि स्पर्म इसमें कैसे बनता है। ठीक, तो देखिए सोमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सोमनिफेरस ट्यूब्यूल का कौन सा लेयर है, जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, इसी में क्या होगा, इसी में, इसी के जस्ट ऊपर क्या है, देखिए यहाँ पे जर्म सेल लिखे हमने, ये जर्म सेल। ठीक, जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक, क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस। ठीक, इसी सेल में मियोसिस होगा। अब मियोसिस के होने की वजह से 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 4 स्पर्मेटोजोआ। मैंने एक दिखाया क्योंकि कंजस्टिव वजह समझ में नहीं आता, मैंने एक दिखाया है, लेकिन 4 बनते हैं। एक मियोसिस होता है तो 4 बनते हैं। और जब ये बनते हैं तो देखिए ऐसे उठते हैं, देखिए ऐसे ही, एक ये बना है, एक ये बना है, तो ऐसे जब, तो जब जब पहली बार इनका शेप आता है तो जो हेड होता है, ये हेड होता है, वो हेड नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। और जैसे ही अलग होते हैं तो ये सीधा होने लगते हैं, जैसे मेच्योर होते हैं तो ये सीधा इधर होने लगते हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि यहाँ से बनकर, देखिए यहाँ से बनकर ये इधर जाने लगते हैं, इधर जाने लगते हैं, सभी सभी जितने भी स्पर्म बनते हैं। ठीक, यहाँ पे आ रहे, यहाँ से फिर यहाँ स्टोर होंगे। इपिडाइडमिस, ये क्या है, इपिडाइडमिस है, इपिडाइडमिस में स्टोर होंगे और यहीं पे मेच्योर होंगे। ठीक, तो आगे देखिए मैं कह रहा, और ये जो ब्लू कलर से हमने दिखा, इसका नाम सर्टोली सेल है, जो हमने उसमें बताया था आपको जब पढ़ा रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो उसमें हमने जो टेस्टिस से पहले बताया था सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल का काम इतना है कि जो नए नए स्पर्म बनते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनकी देख रेख करना, उन्हें क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, क्या जरूरत है, क्योंकि अभी इसमें ना माइट्रोकांड्रिया सही से डेवलप हुआ है, ना ही कुछ डेवलप हुआ है, बस खाली एक सेल है। तो इस सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल। ठीक, अब सर्टोली सेल जब से तक यहाँ रहेगा, स्पर्मेटोजोआ को देगा, प्रोडक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, और जैसे ही स्पर्मेटिड बन जाएगा तो ये टेल बन जाएगा। ये क्या है, ये टेल है, और ये मिडिल पीस है, और ये हेड है। तो अब ये जाने लगेगा, ऐसे से जाने लगेगा। ठीक, तो ऐसे से करके आके यहाँ रीट टेस्टिस यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ से इकट्ठा होने के बाद आ जाएगा इसमें इपिडाइडमिस में, और इपिडाइडमिस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और यहीं पे मेच्योर होगा। ठीक, तो यहाँ से, तो ये प्रोसेस है, ये ऐसे ही इसमें प्रोसेस होता है। तो आपने देखा कि किसकी वजह से होता है, मियोसिस होने की वजह से। ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं माइटोसिस नहीं हो रहा है, मियोसिस हुआ। मियोसिस में 4 स्पर्मेटोगोनियम में 4 स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, 4 स्पर्मेटोजोआ डेवलप होंगे तो 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, और 4 स्पर्मेटिड डेवलप होंगे तो 4 स्पर्म बनेंगे। ठीक, तो ये है, ऐसे ही एक सेल से 4 बनते हैं, तो ऐसे ही कितने, 200 से 300 मिलियन। ठीक, और एक को बनने में, एक स्पर्म को बनने में लगभग 65 से 75 दिन लग जाते हैं, लेकिन एक इजेकुलेशन में 200 से 300 मिलियन, अभी आगे हम बताएंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। यानी अगर कह लीजिए कि 10 ml, लगभग 10 से 15 ml में 20 मिलियन, 15 से 20 मिलियन स्पर्म होते हैं, ये 10 ml एक इजेकुलेशन में निकले। तो आगे हम पॉइंट बताएंगे, तो इसमें देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक हम अलग स्ट्रक्चर बताते हैं या ग्राफ वाइज बताते हैं। तो देखिए डियर, अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा इस तरीके से बना दिए, समझा दिए। देखिए स्पर्मेटोगोनियम, अभी हमने पीछे वाले स्ट्रक्चर में बताया, जो इस सोमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सोमनिफेरस ट्यूब्यूल के जो जर्मिनल इपिथेलियम होते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम के ऊपर जो जर्म सेल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम का जो हैप्लॉइड, जो नेचर होगा वो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। उसके बाद उससे जो हमने दिखाया था कि ऊपर क्या बन रहा है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर उसी को बोलते हैं ऊपर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बन रहा तो उसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी 2n। ठीक, वो भी 2n। देखिए मैं एक ही जगह सारा नाम लिखूंगा तो आपको दिक्कत, पीछे वाला फिगर देखते जाइए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, अभी भी डिवीजन नहीं, अभी भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जर्मिनल इपिथेलियल सेल से अलग हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे अलग हुआ है तो अलग होने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा। यहाँ से अलग हुआ तो माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा, क्योंकि देखिए ये इसका क्रोमोसोमल अमाउंट चेंज नहीं हुआ, 2n है, 2n इसमें भी, यानी यहाँ पे माइटोसिस होगा। ठीक, माइटोसिस के बाद जो सेल बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट यहाँ होगा और मियोसिस सेकंड यहाँ होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जैसे बनेगा उसके जस्ट बाद मियोसिस फर्स्ट के द्वारा चार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिखाया गया डियर। ज्यादा चारों दिखाऊंगा तो मैं ऐसे चारों दिखाऊंगा, ऐसे कितना ले जाऊं, तो इतना जान लीजिए 4 बनते हैं। तो 4 बन गए, 4 से फिर हमने 2 करके दिखाया है, तो ऐसे 4 स्पर्म, लास्ट में 4 हमने बता दिया, लास्ट में 4 हमने दिखा दिया कि 4 स्पर्म बनते हैं एक डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ, ऐसे हुआ। तो एक सेल से 4 बनते हैं। और ऐसे देखिए मेच्योर स्पर्म, ये है ये स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का मेच्योर फॉर्म है, स्पर्म है। तो इसका भी हैप्लॉइड नेचर, क्योंकि मियोसिस के बाद अमाउंट चेंज हो जाता है, n हो जाएगा, 2n हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस इन सोमनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म आर मेच्योर इन एपिडाइडमिस, ये हम बता चुके हैं। मेच्योर स्पर्म लेंथ इज 60 से 70 माइक्रोमीटर, 60 से 70 माइक्रोमीटर। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अकर्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कहाँ होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक। सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर्स इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, ये हो गया। तो ये सब प्रोसेस वो अभी हमने फिगर के माध्यम से बताया था, यहाँ पे हमने सेल के माध्यम से बता दिया। ठीक, अब एक हम मेच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि वो आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर का, उसका स्पर्म का स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में बहुत काम आएगा। तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो देखिए डियर, अब हम एक स्पर्म की बात कर रहे हैं, मेच्योर स्पर्म के एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो देखिए इसमें एक स्पर्म में क्या क्या होता है, स्पर्म हैज। ठीक, एक मेच्योर स्पर्म में क्या क्या होता है, हेड। ठीक, क्या होता है, हेड। देखिए ये हेड, और उसके बाद क्या होता है, बॉडी या मिडिल पीस, उसके बाद ए लॉन्ग विप लाइक टेल। देखिए हेड का काम क्या है, हेड का काम है फॉर पेनिट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि आगे जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक, एक एंजाइम होता है, उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक, ये और ये एसिड आगे चल के एंजाइम का काम करता है, और उसको ओवम के मेम्ब्रेन को भेदने में या छेदने में या उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक, तो हेड क्या करता है, पेनिट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बॉडी क्या करता है, जब जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म पहुंच जाता है तो इतनी लंबी रास्ता तय करने में बहुत, मतलब उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें। प्रोवाइड एनर्जी और पावर टू स्पर्म, जो कि स्पर्म को एनर्जी या पावर प्रोवाइड कराता है। अगला है लॉन्ग विप लाइक टेल, सपोर्ट फॉर मूवमेंट एंड रिमूव्ड आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ हेड इन ओवम। यानी फर्टिलाइजेशन में देखिए ये ओवम है, ओवम के बाद ये स्पर्म आएगा, स्पर्म जैसे ही हेड, उसका स्पर्म का हेड अंदर गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इतना कट हो जाएगा। ठीक है, इतना गायब हो जाएगा, हट जाएगा, और ये स्पर्म इसमें आ जाएगा और इसका डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद इसका सिर्फ ये न्यूक्लियस ही बचेगा, और यहाँ पे क्या है, ओवम का न्यूक्लियस।
यहाँ पे ओवम का न्यूक्लियस है, जैसे एंट्री किया तो अब इसकी तरफ आगे आएगा, नेचो अब तब फ्यूज होगा, तब जो है कि इसी को फ्यूज करने के, इसी को स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और ओवम के न्यूक्लियस से मिलने की प्रक्रिया को कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक, तो ये स्पर्म है, स्पर्म का इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि हेड में कौन सा एंजाइम होता है, हाइलुरोडेज, हाइलुरोडेज एंजाइम होता है। ठीक, और इस पे आगे वाले पार्ट पे एक्रोसोम होता है, और ये नेक हो गया, नेक में मिडिल पीस, मिडिल यानी अब पूछ लिया कि माइट्रोकांड्रिया कहाँ होता है, तो मिडिल पीस या बॉडी में होता है। उसके बाद टेल का काम क्या है, टेल सिर्फ उसको मूवमेंट करने में मदद करता है, इसको हेड को मूवमेंट यानी कि जेनिटल ट्रैक्ट में मूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर स्पर्म है, इसको देख लीजिए और बना लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं इस पे कुछ तथ्य बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट बताऊंगा बस, उसके बाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अब हम आगे फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, इसके जस्ट इस क्लास के बाद जस्ट हम फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, तो अभी जो है कि इसको बना लीजिए, इसके बाद मैं 2-4 पॉइंट और बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्लास को ऑफ करूंगा। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। तो देखिए डियर, कुछ पॉइंट है, ये देखिए इसमें अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म, कितना, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म कैन बी प्रोड्यूस्ड पर डे, यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर डे बन सकते हैं इन एडल्ट हेल्दी मेल में। ठीक, एडल्ट हेल्दी यानी कि मिनिमम 200 और मैक्सिमम 300 मिलियन स्पर्म पर डे, रोज पर डे, इन एन हेल्दी मेल में, एन एडल्ट हेल्दी मेल में 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर डे बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद आफ्टर इजेकुलेशन, आफ्टर इजेकुलेशन इंटरकोर्स के दौरान एक इजेकुलेशन में, एक इजेकुलेशन के बाद स्पर्म जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है तो वहां पे सर्वाइव मोर देन 48 आवर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक, क्या कर रहा है कि डोंट, स्पर्म जो है इजेकुलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब पहुंचता है तो वहां पे 48 घंटे से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता। 48 घंटे में उसको पहुंचना है, वहां पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करना है। और अगर कोई स्पर्म नहीं पहुंच पाया, उसके यहाँ एनर्जी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसे वीक होंगे, वीक स्पर्म होंगे जिसमें माइट्रोकांड्रिया बहुत कम मात्रा में होंगे, एनर्जी का बहुत कम मिल रहा होगा, या मतलब वीक होंगे तो वो धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे, तो वही विक्की डोनर वाला हाल हो जाएगा जो मूवी, या तो फिर अक्षय कुमार वाला की जिंदगी भाग दौड़ से भरी हुई है, मतलब कि जो है कि आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे हो जाओगे, तो वही हाल इसमें एक स्पर्म जेकुलेशन या 3 इडियट देखिए तो उसमें भी दिखाया है, स्पर्म ढेर सारे। अब स्पर्म ढेर सारे, अब सोचिए कि एक इजेकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो अब उसमें से सोचिए एक स्पर्म ही जा पाता है, एक स्पर्म ही फर्टिलाइज हो पाता है, या 2 मान लीजिए, कभी कभी जुड़वा हो गए, ट्विन हो गए, तो अब सोचिए इतने मात्रा में जाते हैं, लेकिन पहुंच जाते, अब जाते कहाँ, मर जाते हैं। जो कमजोर होते हैं वो इधर ही रह जाते हैं, जो मजबूत होते हैं वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कंपटीशन, अब सोचिए कि कंपटीशन वहीं से स्टार्ट हो गया, तो कंपटीशन वहीं से स्टार्ट है, इसलिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़िए, और नहीं तो फिर पीछे हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो ये है, और ये 48 घंटे से ज्यादा एक स्पर्म जिंदा नहीं रह सकता, किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी जैसे सर्विक्स विजाइना में स्पर्म पहुंचा, विजाइना से सर्विक्स और यूट्रस, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, इतनी दूरी जितनी जल्दी हो सके जल्दी तय कर लीजिए, और ज्यादा देर तक लगे 48 मतलब 24 गुना 48, यानी अगर 2 दिन लगा दिए पहुंचने में तब तो फिर गए। ठीक, तो मर जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक, a natural process that help sperm cell to fertilize ova is called capacitation। ठीक, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें देखिए ये ओवम है, ये ओवम है, और ये स्पर्म आ रहा है। ठीक, ये स्पर्म आ रहा है, ठीक, ये ओवम है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो यहाँ से आके इसमें जाके हेड अपना ऐसे एंट्री करके, हेड को एंट्री करके बाकी चीजें हटा देना, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये डिजॉल्व हो जाता है, इसका न्यूक्लियस आके इससे मिल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। यानी यहाँ से घुसने के बाद यहाँ से इस न्यूक्लियस से मिलना ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। और ये नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है दैट हेल्प स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवा इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। ठीक,
अब दो तीन एबनॉर्मलिटी जो है और हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर लिखिए इसको। हाँ तो देखिए डियर, ये लास्ट 5-6 लाइनें हैं। देखिए कुछ एबनॉर्मेलिटी है जो मेल में देखने को मिलता है, ठीक। ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया लेस देन 20 मिलियन स्पर्म, क्या लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml ऑफ सीमेन, ठीक। हमने उस दिन बताया था कि सीमेन होता है, सीमेन कितना पार्ट होता है, एक इजेकुलेशन में लगभग 90% सीमेन का पार्ट होता है और 10% स्पर्म होता है। कितना? 10% स्पर्म होता है और 90% सीमेन का पार्ट होता है, ठीक। अब इस 90 में भी 60% उसका होता है, ठीक। क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट का, और 30% उसका होता है लिक्विड का, म्यूकस जो होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें 10% स्पर्म। अब ये कह रहा है कि लेस देन 20 मिलियन स्पर्म पर ml, ठीक। 1 ml सीमेन, यानी इतना पूरा 1 ml सीमेन में, 1 ml सीमेन में लगभग 20 ml से कम है, 20 ml से कम है तो ओलिगोजूस्पर्मिया, ठीक। क्या कहलाएगा? ओलिगोजूस्पर्मिया। 1 ml सीमेन लेंगे, जब सीमेन का 1 ml लेंगे तो उसमें जो स्पर्म की मात्रा अगर 20 मिलियन से कम है तो ओलिगोजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, लैक ऑफ स्पर्म इन सीमेन, यानी सीमेन में एकदम नहीं है स्पर्म, एक भी स्पर्म नहीं है तो उसे एजोस्पर्मिया। ए स्पर्मिया, लैक ऑफ सीमेन, ठीक। देखिए जू शब्द हट गया है यहाँ से, यहाँ पे जू है तो स्पर्म की बात कर रहा है, यहाँ पे जू शब्द हट गया, अब सीमेन की बात कर रहा है कि मतलब कि सीमेन ही नहीं है, सिर्फ स्पर्म ही स्पर्म बन रहा है, सीमेन नहीं बन रहा है, सेमिनल वेसाइकिल से नहीं बन रहा है, ठीक। सेमिनल वेसाइकिल से या प्रोस्टेट ग्लैंड से या बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से क्या सीमेन नहीं बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ये स्पर्मिया, लैक ऑफ सीमेन, ठीक। ओलिगो स्पर्मिया, लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ठीक। सीमेन का कम मात्रा में सिक्रीट होना, किससे? सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर उससे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से, ठीक। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ठीक। सीमेन आ तो रहा है लेकिन बहुत कम है, नॉर्मल से कम है। टेरेटोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म विथ एबनॉर्मल मार्फोलॉजी। टेरेटोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया मतलब स्पर्म है तो लेकिन बहुत एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, मतलब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो जेनिटल ट्रैक्ट में खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे केस में इनफर्टिलिटी का केस देखने को मिलता है, ठीक। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक, क्योंकि स्पर्म तो आ रहे हैं लेकिन स्पर्म बहुत वीक आ रहे हैं, कमजोर आ रहे हैं, या मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका ठीक नहीं है, किसी का हेड है तो किसी का हेड थोड़ा सा ये टेढ़ा टाढ़ा है, हेड में सही से न्यूक्लियस नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सही से नहीं है, तो ऐसे मार्फोलॉजी को क्या कहेंगे? टेराटोस्पर्मिया। हिमैटोस्पर्मिया, नाम हिमैटो से शब्द से ही ब्लड, ठीक, यानी कि जो इजैकुलेशन सीमेन जो आ रहा है, सीमेन में ब्लड अगर दिखे तो क्या? हिमैटोस्पर्मिया। सीमेन में अगर ब्लड आए तो हिमैटोस्पर्मिया। तो डियर, ये आज का गैमेटोजेनेसिस ऑल ओवर एक क्लास में हमने समझा दिया। आई थिंक आपको, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक। कोशिश हमने बहुत किया कि फिगर बना बना के आपको समझाएं, और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अब हम क्या करें अब आपके लिए कि समझ जाइए, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेसिक से जाइएगा तो फिर भगवान ही मालिक हो सकते हैं, जिसको अब अगर इतने के बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपका भगवान ही मालिक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया समझाने की, शब्द में सरल से सरल भाषा में, अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, फॉरेन में नहीं बोल रहा हूँ, विदेशी भाषा नहीं बोल रहा, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। अगर जरा सा भी आप इंटर या जेएनएम अगर पास कर चुके हैं, तो अगर जेएनएम पढ़े हैं तो भी समझ में आएगा, या फर्स्ट ईयर में सही से थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो फिर स्टार्टिंग से ही तो है, इसलिए स्टार्टिंग से ही देखिए। तो डियर, क्लास अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग ये नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, किसी बच्चों को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, सभी जगह शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और जानें, ताकि हमें भी जाने के हाँ सर पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ जितना हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए।
कुशल मंगल रहिए। थैंक यू सो मच डियर।